इसी में देख ही रहे, तुम लोग घर ही रहा करो, ब्रेंच खाली रहेगा, ठीक है, तुम लोग घर ही रहा करो, ब्रेंच खाली रहेगा, जो आएगा वो बैठ जाएगा। तो बेसिकली क्या था कि मॉलिक्यूल असल में किसी भी एलिमेंट का वो फॉर्म होगा जिसमें वो इंडिपेंडेंट फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर सके। बात समझ में आ रही है? स्टेबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मान लो तुमसे बोले ये NaCl, ये NaCl जो है ना, NaCl जो है ये किसी भी चीज़ का एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि अपने आप में अब इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है? वैसे ये आयनिक है, ये आयनिक है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। देखो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ कोवेलेंट, कोवेलेंट कंपाउंड। कोई बता सकता है कोवेलेंट कंपाउंड क्यों लिखा हुआ है, आयनिक क्यों लिखा हुआ है? अभी मैं यहाँ पे आंसर दिया उसका वैसे। हाँ बोलो। सही बात है, आयनिक कंपाउंड जो होता है वो दूसरे आयंस को अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे एक Na इधर एक Cl उधर, तो ये वाला Na इधर से Cl को अट्रैक्ट कर सकता है, उधर से चारों तरफ से Cl खींच सकता है Na, ठीक है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कोवेलेंट कंपाउंड आर नॉट द कंपाउंड्स बाय वर्च्यू ऑफ चार्ज। कोवेलेंट कंपाउंड चार्जेस की वजह से कंपाउंड नहीं बनाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड आयंस फॉर्मेशन नहीं करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन शेयर किए वो किसी एक साथ बॉन्ड बनाए, जैसे HCl के केस में, HCl के केस में अगर मान लो बॉन्ड बना हुआ है, या फिर चलो CH4 मेथेन उठा लो, मेथेन के केस में अगर बॉन्ड बना हुआ है तो उस केस में चार्जिंग वार्जिंग नहीं हो, कार्बन किसी को अट्रैक्ट प्रोटेक्ट नहीं करेगा, कार्बन हाइड्रोजन दैट्स इट सैचुरेट हो गया, तो अब उसको देश दुनिया से मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। कौन बॉन्ड बनाता है? तो 4 बॉन्ड बना लिया ना, CH4 हो गया खत्म। क्या 8 बनाएगा है? अरे एक कार्बन बेटे 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना, 14 बनाएगा। तो कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन जब एक बार अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद बॉन्ड बनाएगा। अब अगर तुमसे कोई इंसान मॉलिक्यूल के बारे में चर्चा करेगा तो तुम सिर्फ इतना समझोगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल किसी भी चीज़ का वो सबसे छोटा वाला फॉर्म होगा जिसमें वो फ्री स्टेट में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। जैसे हम तुमसे बोले कि हाइड्रोजन ऑफ पानी का मॉलिक्यूल क्या होता है, वाटर का H2O बोल दोगे ना, ठीक है। तुम 2H2O नहीं बोलोगे ना मॉलिक्यूल के लिए। 2H2O का मतलब तुम ये कहना चाहते हो सर 2 H2O एक पास में रहेंगे तो ही वो जिंदा रह सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता है, सिर्फ एक रिक्वायर्ड है। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि एक और, चलो HCl ले लो, HCl भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है। CH4 अभी यहाँ लिखा हुआ है, ये भी इंडिपेंडेंट है। O2 गैस इंडिपेंडेंट है, H2 गैस इंडिपेंडेंट है, बात समझ में आ रही है? NH3 गैस इंडिपेंडेंट है, सब इंडिपेंडेंट है। SO2 गैस इंडिपेंडेंट है, SO3 गैस इंडिपेंडेंट है। ये सब अपने आप में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स है। बात समझ आ रही है? हीलियम गैस इंडिपेंडेंट है, नियॉन गैस इंडिपेंडेंट है, ये सब के सब क्या है, मॉलिक्यूल है। बात समझ में आ रही है? बोलो है। ओजोन गैस O3 भी इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल O3 ये भी इंडिपेंडेंट है। ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं। बात समझ में आ रही है? अगर ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो एक सवाल बनता है कि सर अगर हम तुमसे पूछें कि HCl के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, HCl के मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 एटम है, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का। अगर हम तुमसे पूछे ओजोन में कितने एटम्स हैं, एलिमेंट एक ही है उसके 3 एटम्स हैं। हाँ NH3 में कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं। वैसे SO3 में 4 एटम है, SO2 में 3 एटम है, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, इस बेस पर मॉलिक्यूल की एक छोटी सी प्रॉपर्टी निकल के आती है। वो प्रॉपर्टी इसको कुछ टेंशन नहीं देती है, ये प्रॉपर्टी बस तुम्हारे लिए है कि तुम जान जाओ। वो प्रॉपर्टी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करती है, जिसको एटॉमिसिटी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ एक ही एटम है, उसको मोनो एटॉमिक बोलते हैं, मोनो एटॉमिक गैस। जैसे कि एक ही एटम है ना, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स हैं उसको डाई एटॉमिक बोलेंगे। जैसे कि ये है ना, O2 हो गया, H2 हो गया, और कोई बताओ? N2CO, वेरी गुड। हाँ मतलब जो भी है, 2 वाले एटम को क्या बोलोगे तुम? डाई एटॉमिक। एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जरूरी नहीं है वो गैस ही हो, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बस कोवेलेंट होना चाहिए। बोलो क्या कुछ बोलना चाह रही हो कब से? इम्पॉसिबल, नोबेल गैस के अलावा कोई मोनोएटॉमिक नहीं हो सकता ना। तो कैसा भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस के कुछ भी हो सकता है। अच्छा अगर वाटर बोले, वाटर वो किधर गया, वाटर ये वाटर में कितने एटम्स हैं? 3। वाटर के अलावा SO2 में कितने एटम्स हैं? 3। उसके अलावा O3 में कितने एटम्स हैं? 3। तो जिनमें 3 होगा उसको क्या बोलेंगे? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है? तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स पाए जा रहे हैं। तो लिखो इस बात को,
देखो इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, तेजी से लिखो, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, it is the number of atoms present in a single molecule it is the number of atoms present in a single molecule of an element or a covalent compound ऑफ एन एलिमेंट और अ कोवेलेंट कंपाउंड। देखो यहां भी कोवेलेंट कंपाउंड आया, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यही बात है कि एलिमेंट आया है ना, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट लिखा हुआ है, मतलब कोई एलिमेंट का मॉलिक्यूल। एलिमेंट का मॉलिक्यूल कब हो सकता है? एक एलिमेंट का इस केस में, और कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड किस केस में होगा? ये सब लिखा हुआ ना, सब कोवेलेंट कंपाउंड ही है सारे सारे। तो हाइड्रोजन को फैशन में डाई हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को फैशन में एक और होता है P4, इसको क्या बात है, पहले इन दोनों को लिखो, H2 को डाई हाइड्रोजन और O2 को डाई ऑक्सीजन लिखो। अरे कहीं लिख लो यार, कहीं लिख लो। बस इतना मत करना कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिखो पहले पन्ने पे, ऑक्सीजन लिखो पीछे से पहले पन्ने पे। एक ही पन्ने पे एक दिन का डेटा लिखा करो, एक पन्ने मतलब सीरियल वाइज। तो देखो 2 हाइड्रोजन था, डाई हाइड्रोजन लगा दिए, 2 ऑक्सीजन था, डाई ऑक्सीजन लगा दिए, तो 4 के नाम क्या होता है? और P मतलब फास्फोरस, टेट्रा फास्फोरस हो गया। नीचे एक छोटा सा पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना। लिखो नोबल गैसेस। नोबल की स्पेलिंग कितने लोगों को लगता है कि NOBAL होता है? हाथ उठाओ। NOBAL होता है। नोबल की स्पेलिंग नोबले होता है, नोबले, नोबले गैसेस, NOBLE, नोबले, ठीक है। नोबल गैसेस NOBLE, नोबल गैसेस एग्जिस्ट, नोबल गैसेस एग्जिस्ट एज, नोबल गैसेस एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक का मतलब कितने एटम्स? एक। नोबल गैसेस एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो उसी में। For them atom and molecules are the same thing, सिर्फ नोबल गैस के लिए, ठीक है। अगर मान लो तुमको बोलना है हीलियम गैस या हीलियम एटम या हीलियम मॉलिक्यूल, तीनों बातें बराबर होंगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आज के बाद अपने मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेना, थोड़ा सा बुद्धि में उसको भर लेना कि मॉलिक्यूल का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि जो कि एक से अधिक एटम पाए जाएं, क्योंकि एक वाला भी आएगा सिलेबस में, ठीक है। तो नोबल गैसेस जो होती है उनके लिए मॉलिक्यूल बोलो चाहे एटम बोलो, बात बराबर है, ठीक है। चलो अच्छा, एक बात ये कि तो फिर सर इन दोनों में अंतर क्या हुआ? इसमें और इसमें अंतर क्या हुआ, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर हुआ? क्या दोनों सेम टाइप के मॉलिक्यूल होंगे? जैसे कि अगर हम एक जगह पे लिखे O2, एक जगह पे लिखे N2, एक जगह पे Cl2, और एक जगह लिखते हैं H2O, एक जगह लिखते हैं CH4, और एक जगह लिखते हैं SO3, क्या ये दोनों सेम टाइप के मॉलिक्यूल हैं? तुम बोलोगे सर ये मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड है, तो मॉलिक्यूल तो ये भी है ना, मॉलिक्यूल तो दोनों होंगे। तुम बोलोगे सर ये वाला कंपाउंड नहीं, ये वाला कंपाउंड है, सही बात है, ये कंपाउंड नहीं है, ये कंपाउंड है, यही पढ़ते हैं। अगर तुमको बताना हो कि दोनों के मॉलिक्यूल में किस बात का अंतर है, तो देखो एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें सेम टाइप के एटम है, और एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें सेम टाइप के एटम नहीं है, ठीक है। हाँ, 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है ना,
ठीक है, हाँ डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, मोर देन वन वुड बी अप्रोप्रिएट, मोर देन वन, एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ध्यान से सुनना क्योंकि ये वर्ड आगे काम आएगा, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स हों, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स हों। क्लास 10th में फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन पढ़े थे, याद है? क्या पढ़े थे? बोलो। हाँ, बोलने से पहले सोचा जाता है उत्तर। पढ़े थे, याद है डेफिनेशन। अच्छा ठीक है। An atom or a group of atom which when connected to some another group it changes the property as per its property, है ना, मतलब कौन सी बात यही है। अच्छा एक और बात, हेट्रो एटम होमो एटम का मतलब समझते हो? हेट्रो एटम सुने हो क्या? हाइड्रोकार्बन में अगर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और कोई एटम आता था तो हम लोग उसको हेट्रो एटम कहते थे। ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, क्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, है ना। हेट्रो का मतलब क्या होता है? मेरे प्रजाति का नहीं, दूसरे प्रजाति का। बात समझ में आ रही है? तो देखो होमो का मतलब सेम होता है, बायो में पढ़े, केमिस्ट्री में पढ़े हैं। तो क्या हो जाएगा कि ऐसी चीजें जिनमें सेम टाइप के एटम्स हो, इनको होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहते हैं। होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो जिनमें अपोजिट है अलग अलग, उनमें हेट्रो न्यूक्लियर। न्यूक्लियर क्या होता है स्पेलिंग? अच्छा यहां लिखे या भूल गए? बात समझ आ रही है? तो लिखो द मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट लिखो, द मॉलिक्यूल्स यार देखो हम समझा दिए वही लिखाना। यार ये तुम समझो कि तुमको अगर ये चीज अच्छे से आती है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। नहीं है इंपॉर्टेंट तो पूरी चीजें जो हम लिखवा रहे हैं, नहीं तो उठा लेते एनसीईआरटी छपाना शुरू करते, चलो लिखो एनसीईआरटी 2.0 बनाओ छाप करके। लिखो द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स composed of only one kind of atoms, only one kind of atoms are homonuclear, or homoatomic, homonuclear or homoatomic molecules, homonuclear or homoatomic molecules। हो गया? Whereas एक ही बात है, हाँ एक ही बात है। Whereas the compounds of ध्यान रखना कोवेलेंट होगा, आयनिक नहीं होगा, ठीक है? आयनिक की बात नहीं चलती है। The compounds of more than one kind of atoms, the compounds of more than one kind of atoms are heteronuclear or heteroatomic molecules, heteronuclear or heteroatomic molecules। हेट्रोन्यूक्लियर और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हो गया? ठीक है। थोड़ा जोर से बोल लो। हाँ लिख लो, एकदम लिख लो। ये होमोन्यूक्लियर में ये लिख लो, हेट्रोन्यूक्लियर में ये लिख लो।
हाँ हाँ, ये एक हाइड्रोकार्बन है, तो ये एक प्रकार का हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी है या फिर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी है। सारे के सारे हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन तो होगा नहीं जिसमें सिर्फ कार्बन ही दिखे, हाइड्रोजन ना दिखे। हाइड्रोजन पक्का होगा, समझ रहे हो? हेट्रोकार्बन, जबरी मतलब कि हाइड्रोकार्बन और हेट्रो न्यूक्लियर मिला के हेट्रोकार्बन बना दो। हेट्रोकार्बन का मतलब ही नहीं निकलता है, पागल हो क्या? नहीं होता है। प्रियांशु एवरेस्ट का क्या मतलब है? प्रियांशु एवरेस्ट का क्या मतलब है? प्रियांशु शर्मा एवरेस्ट मसाला मिला दो। प्रियांशु एवरेस्ट का मतलब कि प्रियांशु एवरेस्ट मसाला खा क्या है? सुबह सुबह चाय के साथ सर हम एक एवरेस्ट का पैकेट मार गए आज। क्या बाबू? हेट्रो एटम किसी के रेफरेंस में होगा। जैसे हम तुमसे बोले पराया इंसान, किसके लिए पराया? समझ रही हो? हेट्रो मतलब पराया ही होता है, जो अपने कबीले का ना हो, दूसरे कबीले का हो। चलो हेडिंग डालो अब, छोटा सा एटॉमिक मास, छोटा हेड डालो एटॉमिक मास। हो गया? लिखो, इट इज द मास ऑफ एन एटम, it is the mass of an atom relative to the mass of कार्बन 12 C12, कार्बन 12, that has 6 protons and 6 neutrons. सिक्स प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। बात समझ में आई? फुल स्टॉप लगाओ, आगे लिखो। atomic mass was earlier measured in atomic mass was earlier measured in atomic mass unit ब्रैकेट में छोटा a, छोटा m, छोटा u, छोटा amu, ठीक है? एटॉमिक मास यूनिट हो गया। फुल स्टॉप लगाओ। अब नीचे एक छोटा हेडिंग डालो, एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या होता है? क्या लिखा होता है? वो भी आगे हो गया। हेडिंग लिखो, एटॉमिक मास यूनिट हेडिंग हुआ। लिखो, इट इज डिफाइंड एज द मास exactly equal to 1/12 मतलब 1/12, 1/12 ब्रैकेट में 1/12 लिख लेना। 1/12 of the mass of one कार्बन 12 एटम, of one
C12 एटम, कार्बन 12 एटम। ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम। वन C-12। ठीक है, अब देखो एक एटॉमिक मास को डिफाइन करने का मतलब होता है कि सर अगर आप एक AMU लिख रहे हैं, एक AMU का मतलब है कि सर आप एक काम करिए, कार्बन 12 का मास उठाइए, इसका एटॉमिक मास, और इसको डिवाइड कर दीजिए आप 12 से, 1/12 ऑफ मास ऑफ एक कार्बन 12 एटम। इसको नोट करो पहले। हो गया। देखो कार्बन 12 को रेफरेंस लिया गया था, कार्बन 12 को रेफरेंस लेने के बहुत सारे वजह थे। सबसे पहले देखिए कार्बन की अवेलेबिलिटी हर जगह है, ये सबको पता है ना। देखो एक कॉमन सा थिंकिंग अपने दिमाग में लेकर के आओ कि हाइड्रोजन को शुरुआत में रेफरेंस से लोग लिए होंगे क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का था, फिर हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी कम है अर्थ पे, फिर ऑक्सीजन को क्यों पकड़े होंगे, क्योंकि लोगों को लगा कि हम लोग ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं तो ऑक्सीजन इज अवेलेबल। फिर उसके बाद जब कार्बन की स्टडी ज़्यादा हुई, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन गया, तो कॉमन सेंस की बात है कि समझ में आया होगा ना कि यार कार्बन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, कार्बन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो क्योंकि कार्बन हर चीज़ में मिल जाता है, कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स है। सोचो नाइट्रोजन 78% है, फिर भी नाइट्रोजन को क्यों नहीं रेफरेंस दिया गया? रीज़न, क्योंकि नाइट्रोजन अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्ट नहीं करता ना। नाइट्रोजन का अलग अलग चीज़ों के साथ तुम कंपाउंड नहीं पाओगे बहुत ज़्यादा, जितना कार्बन का पाओगे नाइट्रोजन का भी, कार्बन के कंपैरिजन में तुम नाइट्रोजन का कम पाओगे। तो है ना, कार्बन वर्सेटाइल नेचर, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ये सब सारी चीज़ें, बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, तो इसलिए कार्बन को रेफरेंस ले लिया गया। बहुत सारे चीज़ों के साथ, ऑक्सीजन ले लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन सबके साथ करता ही है ना, तो कोई दिक्कत होती नहीं है, इसलिए कार्बन को रेफरेंस ले लिया गया। अब देखो कार्बन 12 को रेफरेंस लेने के बाद डेफिनेशन किस तरीके से बनाया गया कि कोई भी एलिमेंट कार्बन 12 का जितना गुना मास होगा उसी को रिलेटिव एटॉमिक मास कह देंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब हाइड्रोजन को तोलेंगे, हाइड्रोजन कार्बन 12 का जितना % मास कंटेन करेगा उसी में कार्बन 12 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हाइड्रोजन का जब निकाला गया इसके हिसाब से, तो हाइड्रोजन का मास तुम पेरियोडिक टेबल में देखोगे तो 1.007 इतना तुमको मिलेगा, 1.007। बात समझ में आ रही है? तो ये एग्जैक्टली 1 के नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। प्रोटॉन तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही है, तो मास तो एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट 1 होना चाहिए, लेकिन 1 नहीं, क्योंकि हम लोग असल में रिलेटिव एटॉमिक मास उठा लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर मान लो तुमको किसी भी एलिमेंट का मास निकालना होगा, तुम रेफरेंस किसको लोगे? कार्बन 12 को लोगे। बात क्लियर? ठीक है। एक और बात, जो एटॉमिक मास यूनिट है इसी को एक और नाम से जानते हैं, किसी को पता है? क्या बोले बाबू? नहीं, वो तो अभी आगे है। इसी को डाल्टन के नाम से भी जानते हैं, इसको शॉर्ट में डीए कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो लिखो इस बात को, लिखो मतलब यहाँ 1 होगा, 1 एटॉमिक मास लिखो, 1। ये अगला नोट हाईलाइट के तरीके से लिखना, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 atomic mass unit is also called 1 atomic mass unit is also called 1 Dalton। 1 Dalton ब्रैकेट में बड़ा डी छोटा ए, क्या हो गया? बड़ा रहेगा बाबू, बड़ा रहेगा, बड़ा डी छोटा है, ये ठीक है। जैसे क्या ये डी है ब्रैकेट में, जैसे होता है ना फोर्स का डाइन होता है, न्यूटन होता है, एन, वैसे ही एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास को हम लोग डाल्टन में भी नाप सकते हैं। समझ में आ रही है? ठीक है।
हो गया? नीचे लिखो लाइन चेंज करके, लिखो नाउअडेज, आजकल, नाउअडेज atomic mass unit has been replaced, atomic mass unit has been replaced by छोटा u, has been replaced by छोटा u, ये लिखना, ये इन्वर्टेड कॉमा में कर लेना, ठीक है? छोटा u मीनिंग यूनिफाइड मास, known as unified mass, meaning unified mass, is known as unified mass, is called unified, कुछ लिख लो यार, known as unified mass। बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, उसी एटॉमिक मास यूनिट को यूनिफाइड मास भी कहते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डाल्टन भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात जो अंडरस्टैंडिंग की है वो बात ये है, क्या हुआ, कोई कुछ सर बोला गया? नहीं बाबू, यू नहीं, केमिस्ट्री है ना बेटा, यू हम लोग देखो, अगर मान लो लिखा हुआ है एक फोर्स की वैल्यू 10, तो वहां पे यूनिट लिखा रहेगा। केमिस्ट्री में अगर किसी एलिमेंट का, वो तो बोलेगा ना कि एटॉमिक मास हम नाप रहे हैं किस चीज का, बोलेगा ना। हाँ, तो 1 यूनिफाइड मास उसको बोलते हैं। नहीं यार, यूनिट का मतलब 1 होता है, हाइड्रोजन हैज यूनिट मास, मतलब 1 मास है उसका, वहां पे यूनिट का मतलब 1 हो जाएगा। अब देखो, इसको यूनिफाइड मास कहते क्यों है, यहां से एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। ये जो वर्ड है यूनिफाइड, इस यूनिफाइड वर्ड से, यूनिफाइड मास, इस यूनिफाइड वर्ड से एक नया कॉन्सेप्ट आता है। असल में पहले वो कॉन्सेप्ट आया था, फिर इसको हम लोग यूनिफाइड मास का नाम दे दिया, ठीक है? यूनिफाइड मास से एक कॉन्सेप्ट आता है जिस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है? हेडिंग डालो पहले, एवरेज एटॉमिक मास। इस चैप्टर में छोटे बहुत सारे छोटे मोटे टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आगे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, तो धीरे धीरे उसको पढ़ते रहेंगे। एवरेज एटॉमिक मास हो गया? कॉपी पेन बंद कर लो, क्लास कल टाइम हो गया।